गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, मोरया रे बाप्पा। कहते हैं सच्चाई और भलाई का जमाना नहीं रहा, पर समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। वो आज भी भलाई की राह अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी उस राह पर भी कांटे बिछे होते हैं। भर जल्दी भर। हाँ चल ले पी। नाटक मत कर रे, पी। अरे पी रे, अरे नाटक मत कर। बेटा बेटा क्या कर लिया बेटा ये? बेटा क्या हो मेरे बच्चा? आई किधर है? काका आई को मार दिया। क्या? मैडम मरने वाली औरत का नाम सरिता चौहान है। उम्र लगभग 30-32 साल की है। मैडम ये हमारा खबरी है, राजेश चौहान, रिक्शा चलाता है। और उसकी बीवी घर के अगले वाले हिस्से में दुकान चलाती थी। दोपहर के वक्त दुकान बंद रहती थी। मारा कैसे? पेट में छुरे से वार करके। ये कौन है? मैडम ये पड़ोसी है, और उसके साथ जो बच्ची है वो राजेश चौहान की बेटी है। सबसे पहले उसने लाश को देखा था। आई आई मैडम घर से कुछ पैसे भी चोरी हो गए हैं। कितने? मैडम चोरी की वजह से इसका मर्डर हुआ ये सुनकर राजेश काफी सदमे में, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। रिका इतने फिंगरप्रिंट्स घेतले? राणेजी's हथियार से खून हुआ है, वो हथियार मिला है? हाँ मैडम। रिका चाकू दो। मैडम ये देखिए। और मर्डर करने वाले ने ये चाकू बॉडी में ही छोड़ दिया था। इसकी बच्ची ने ये चाकू बाहर निकाला। ठीक है, बच्ची ये गलती से निकाल लिया होगा। एक काम करो राणे, पूरा घर छान मारो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके मैडम। ये मूर्ति उठाओ जरा। ये भी, ये धूल के निशान से तो साफ पता चलता है ये मूर्तियां काफी दिनों से हिली नहीं है। अगर खून लूटपाट या चोरी के मकसद से होता तो ये चांदी की मूर्तियां वो जरूर ले जाता। उसने तो इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैडम ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हो। किसी की आवाज सुनकर जो कुछ हाथ में लगा वो लेकर भाग गया होगा। हाँ हो सकता है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके मैडम। चुप हो जा मेरा बेटा। तुम्हारा नाम? मनोहर शिंदे मैडम, मैं इधर बाजू में रहता हूँ। बेटा आप अपने पापा के पास जाओ। देखो ना मैडम, आप लोगों के लिए मैंने कितना काम किया। अब मालूम था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा भी होगा। देखो घबराओ मत, जिसने भी खून किया है उसे सजा दिलवा कर रहेंगे हम।
तुम बस अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताना, ठीक है? मैडम, ये राजेश चौहान हमारा खबरी है। कई गुनहगारों को पकड़ने के लिए उसने हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि किसी ने बदला लेने के लिए उसके बीबी को मारा हो। नहीं राणे, अगर उसे बदला लेना होता तो वो राजेश का खून करता, उसकी बीवी का नहीं। एक काम करो, ये पड़ोसियों से पूछताछ करो और चेक करो ये सरिता कैसी औरत थी। ओके मैडम। मैडम, ये पड़ोसी है, कुछ बताना चाहता है। बोला। मैडम, एक दोपहर को 3:30 बजे की बात है। मैं सामान लेके घर पे जा रहा था, तभी मैंने एक औरत को सरिता ताई के घर से बाहर निकलते हुए देखा। अबे देख के चलना, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है तेरी? अभी मेरे को पता नहीं था ना कि ऐसे कुछ मतलब होने वाला है। थैंक यू, आपने जो कुछ भी देखा हमें बताया। अगर आप सब लोग इसी तरह आगे बढ़ के पुलिस की मदद करेंगे तो क्राइम रेट ऐसे ही कम हो जाएगा। हाँ मैडम। मैडम, एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरे घर पे गणपति बप्पा आए हैं, अगर आप सब लोग अगर आके दर्शन कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। राणे, आप पड़ोसियों से पूछताछ करो, ये बोलते हैं इनसे। ओके मैडम। माफ करा, बापा घर पे आए हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी ड्यूटी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। हाँ मैडम, पूछिए ना, पूछिए। ये सविता के और आपके घर के बीच बस ये एक ही दीवार है, तो कभी ऐसा कुछ सुना है जो रोजमर्रा से थोड़ा अलग है? हाँ, सुना तो था। 2 बजे के आसपास कोई आदमी आया था और बहुत झगड़े की आवाज आ रही थी। कौन आदमी था? ये तो नहीं पता मैडम। क्या है ना, पप्पा घर पर आए हैं तो आज बहुत काम है, लेकिन हाँ, राजेश भाऊ की तो आवाज नहीं थी। कोई आदमी था जो पैसों को लेकर झगड़ा कर रहा था। ये इस तरह के झगड़े पहले भी कभी हुए हैं क्या? मैडम, रोज मचमच होती थी सरिता ताई और भाऊ के बीच में, और सरिता ताई को किसी के भी फटे में टांग डालने की आदत थी, और भाऊ को ये सब पसंद नहीं था। मैडम, मतलब मैं समझा नहीं। मुसीबत में फंसने वाले आदमी को अपने जितना तकलीफ नहीं होता जितना सरिता ताई को होता था। सब भूल के उसकी मदद को जाती थी। अरे तेरे को समाज सेवा का भूत सवार है, काय को मनोज और राबिया के बीच में पड़ती है? रात का 1:30 बजा है, पूरा मोहल्ला सोया हुआ है। कल सुबह बात करते हैं, खाना रखा है, जाओगे? मेरे को अभी बात करने का तेरे सो, मेरी नींद खराब करके तू चैन से सोएगी? मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। समझ जा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना तेरे इस हीरोपंती के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ गलत बात के खिलाफ बोली, बाकी कुछ नहीं। क्या रे, क्या हल्ला कर रहे हो? रात का 1:30 बज रहा है, तुमको सोने का नहीं तो दूसरे को तो सोने दो। अच्छा, ये मनोज और राबिया कौन है? क्या बोलने का साहब, इधर अच्छी लोग के बस्ती में 2-4 बार वाली भी है। सरिता ताई हमेशा उनकी साइड लेती थी। जिस दिन झगड़ा हुआ मैं उधर ही थी, उनकी दुकान पे। ये बार वाली में से ही एक का झगड़ा हुआ, वो मनोज से। ताई, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। ताई 100 का रिचार्ज कर देना, जैसे मेरा पैसा आएगा ना तुरंत वापस कर दूंगी मैं तुझे। जेव्हा येतील पैसे तब देना। हाँ, ये ले, कर ले। थैंक यू ताई, थैंक यू। दिखता नहीं है तेरे को? आंखें नहीं है क्या? अरे इतना मासूम बन रही है जैसे किसी को पता ही नहीं तू बार वाली है। हाँ, हूँ मैं बार वाली, नाचती हूँ बार में। तेरे को क्या? तू कौन है? जब देखो तब कुत्ते की तरह जीभ निकाल के लड़कियों को ताड़ता रहता सारा दिन साला। उधर बार में ठुमका लगाती है और इधर सती सावित्री बन रही है तू। हाँ, ज्यादा मत बोल, समझा? तू ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा मत बोल। तू ज्यादा बोल रही है। बाहर वाले तो तेरे वास्ते खड़ी है, कौन मार तेरे को? और तू क्या है, दूध का धुला हुआ है? सबको मालूम है सारा दिन लड़कियों का तारता रहता है यहाँ। चुप बैठ ढीले, अपने औकात में रहे। तू क्यों ज्यादा बोलती है? क्यों मनिया? चुप कर। तुझे आई बापा ने हेड शिकवलं का रे तुला? लड़के के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं क्या? काकू तो मेरे को काय को बोल रही है, इस नाचने वाली की वजह से। नाच गाना करना भी एक काम होता है, पेट के लिए करती है वो। तेरे जैसा नहीं है, बाप का पैसा उड़ाते फिरती है। हाँ, पूरा दिन गली मोहल्ले में माटी खात फिरतोस दिवस भर। बस जरा काकू, बापारून बोलायचं नाही। मेरे बाप का पैसा है, उसे उड़ाओ या आग लगाओ, तेरे को क्या करने का है? तू काय को बीच में बोल रही है? छोड़ना ताई, क्यों इसके मुंह लगती है? कटारा साले का मुंह, जब भी खोलेगा बासिच मारेगा साला। ये देखना, मेरे को बोल रही है इसकी वजह से। ए मनिया, जास्त बोलशील ना तो थोपट फोडीन आता। मैडम, मैं शाखा प्रमुख हूँ यहाँ का और गणपति मंडल का सेक्रेटरी भी हूँ। मैडम, आप बस्ती वालों की बातों में मत आइएगा, ये कुछ भी बोलते हैं।
सरिता ताई एक अच्छी और नेक औरत थी। अच्छों का अच्छा और बुराओं को बुरा बोलती थी। सबका चिंता करती थी मैडम। ये मनोज कहाँ रहता है? मैडम वो 15 नंबर की गोली में रहता। और ये बार गर्ल रबिया? मैडम ये 7 नंबर की गोली में रहती। हाँ मैडम, वो दिन मनोज का झगड़ा मेरे साथ ही हुआ था और सरिता ताई भी बहुत बोली उसको मेरे साइड से। ए मनिया, देख आज है ना, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। पुलिस को बुलाएगी आज मैं, छोड़ेगी नहीं तेरे को। तुझे हिम्मत कैसे झाली रे इसको हाथ लगाने की? खुले सांड की तरफ घूमता फिरता है। आज तो तेरी पूरी चर्बी उतार कर रहूंगी मैं, समझा ना? देखना। सरिता, सरिता छोड़ना। मैं माफी मांगती है रे इसकी तरफ से। ए आई, तू काय को माफी मांग रही इससे? हाँ? चुप बैठ रे। सरिता, मैं क्या बोलती है, देख इसके आगे अगर कभी ऐसा किया ना, मैं खुद तेरे को बोलेगी पुलिस को बुला बोल के। लेकिन आज माफ कर दे। मेरा इतना मान नहीं रखेगी तू? हाँ? वो तो मनोज की अम्मी ने आकर के बड़ी मुश्किल से रोका है सरिता ताई को। देख ताई, तू बोल रही है ना, इसके लिए मैं इसको आज माफ कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा समझा कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और अपनी ये जो अक्कड़ और घमंड है ना, ये अपने घर पर छोड़कर आने का। हाँ? अगर तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, किसी को छोड़ेगा नहीं मैं। कितने दिन पहले हुआ झगड़ा? मैम यही कुछ 5-6 दिन पहले। और हाँ मैडम, वो दिन से आते जाते बहुत खुन्नस दिया वो हम लोग। साहब, मेरा मनोज ना आज ही इधर से गया। वो कल क्या है ना, उसके दोस्त की शादी है। साहब वो सरिता ना कम नहीं थी, जबरदस्ती झगड़े में घुसी थी। बताओ, अक्खा मोहल्ला हम लोग का वो बार वालियों से इतना तंग है ना, खाली वो सरिता को छोड़ के। क्या मालूम उसको वो बार वालियों से क्या हमदर्दी है। खुद का चाल चलन ठीक नहीं होगा ना, इसके लिए इतनी हमदर्दी है। चाल चलन ठीक नहीं है मतलब? अभी साहब, आदमी तो निकल गया एक बार काम के लिए, तो सीधा रात में आता था। दिन भर वो मनोहर के साथ में क्या मालूम क्या गप्पे मारती थी कि दोनों का कुछ और भी था। अभी साहब, वो मनोहर तो ठहरा अकेला आदमी, उसके आगे ना बीवी ना बच्चा। पर ये सरिता को सोचना चाहिए ना, सारा दिन उसके साथ दांत फाड़ती रहती थी। हमारे लिए तो सगिता ही जैसी थी मैडम, बहुत अच्छी थी वो। खाली उसको ही तो हमारा दुख समझता था मैडम, कि हम लोग ये अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए करते हैं। वो तो राजेश भाव को भी बोलती थी हम लोग का ख्याल रखने के लिए। हाँ मैडम, कभी कभी जब हम लोग को बहुत देर हो जाती थी तो राजेश भाई या उनका दोस्त अपने रिक्शा से हमें बाहर से घर तक छोड़ते थे। बहुत प्यार करती थी हमसे। और सबसे ज्यादा मेरे को चाहती थी, मैं जो कहता था मेरे को लाके देती थी। गोल्डी भाई, ये पकड़ 1 मिनट। वो तू तेरे लिए बिंदी मंगाया था ना? हाँ। ये ले तेरे लिए। थैंक यू ताई। कैसा है? बहुत सुंदर है। मैं कैसी लग रही है? अच्छा है, मगर लड़का ही लग रहा है। ताई, लड़की भी लगूंगी। एक बार मैं वो सेक्स चेंज का ऑपरेशन कराऊं ना, उसके बाद तू भी नहीं पहचान पाएगी कि लड़की है लड़का। मिस इंडिया लगूंगी एकदम, मिस इंडिया। पागल है बिल्कुल तू। पर फिर हम लोगों का दर्द कौन समझता है मैडम? तो सरिता ताई समझी, तो मेरे को प्यार दी, तो समझी कि मैं लड़का है, लड़की होने से पहले एक इंसान है मैडम, इंसान। मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कता है, जिसमें फीलिंग्स है मैडम। मुझे भी छोटी से छोटी बात पे ठेस पहुंच सकती है। ठीक है, समझ गई मैं। आप लोगों को अगर कोई भी बात याद आती है तो बेझिझक पुलिस स्टेशन आकर बता सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की कोई भी भूली बात हम लोगों को कातिल तक पहुंचा सकती है। ठीक है मैडम। मैडम ये मनोज का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि उसकी माँ ने हमें झूठ बोला हो मनोहर और सरिता के अफेयर के बारे में, ताकि हम गुमराह हो जाए और मनोज को भूल जाए। हो सकता है, लेकिन हमें क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। रानी एक काम करो, ये मनोहर को और राजेश को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और राजेश से कहना अपनी बेटी को साथ में लेके आए। ओके मैडम। ये सरिता का कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ, मनोज का नंबर भी ट्रेस करो, देखते कब तक बचता है हमसे। नेकी कर दरिया में डाल, इस कहावत को एकदम पलट दिया गया है। और बड़ी बात नहीं होगी अगर आज के जमाने में नेकी करने वाले को ही दरिया में डाल दिया जाए, उसे मुसीबत समझा जाए। कम से कम सरिता के केस में तो यही देखने को मिल रहा था। ना सिर्फ पूरा मोहल्ला बल्कि उसका पति भी उसका विरोध कर रहा था। क्या सरिता की नेकी ही उसे ले डूबी थी? क्या वाकई में बार गर्ल्स के दुख दर्द को समझने की कोशिश ने ही उसकी जान ली थी? या ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था जो नजर के सामने था और असली वजह सिक्के की दूसरी तरफ थी? क्या कुछ और ही था सरिता के कत्ल का सच? रानी, 1.5 दिन का गणपति विसर्जन है तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी, फिर भी सावधानी बरतो।
आधा रोड ट्रैफिक के लिए रखो, आधा रोड विसर्जन के लिए रखो। कहीं पर भी कोई भी कार्यवाही करने की जरूरत पड़े तो लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखो। हाँ तुम यही बैठो, पाटिल मैडम मुलीला घेऊन आत या, और वो एनजीओ वाली मैडम को भी अंदर भेजो। चलो। ये लो आपके लिए चॉकलेट। अच्छा बेटा, अभी हमें ये बताओ, आपके आई बाबा के बीच में कभी झगड़ा होता था? मेरे को अभी बात करने का तेरे सो आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा। तो बाबा मारते थे आई को? बेटा ये मनोहर काका कैसे काका है? अच्छे काका या बुरे काका? बहुत अच्छे, मेरे लिए चॉकलेट भी लाते हैं, मुझे और आई को बहुत हंसाते भी हैं। तो ये मनोहर काका जब बाबा नहीं रहते तब भी आते हैं? राणे, बेटा ये आपकी हैंडराइटिंग है? ये नंबर आपने क्यों लिखा था? आपको पता है किसका नंबर है ये? एक दिन एक फोन आया था, आई बहुत डर गई थी, आई बहुत रो रही थी। नहीं मुझे पता नहीं। हाँ लेकिन वो मैं नहीं बाबा, मुझे हाँ देख, मैं तेरे से बाद में बात करती है। हाँ मैंने ये नंबर बाबा को देने के लिए लिखा था, फिर मैं खेलने गई और भूल गई। ठीक है, जाओ बेटा, आप अपने बाबा के पास जाओ। आप भी जा सकती हैं। राणे, पता करो ये नंबर किसका है और वो मनोहर को बुलाओ। ओके मैम। ऐसा कुछ नहीं चल रहा था मैडम। राजेश को तो भाव बोलता है मैं, तो सरिता मेरी भाभी हुई ना। सरिता भाभी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था मैडम। सब लोग सरिता को ताई बोलते थे, तू अकेला उसको भाभी बोलता था ना? काम क्या करता है रे तू? साहब वो आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करता है। मैं कभी कभी शाखा का काम भी संभालता। मेरी शाम की शिफ्ट होती है साहब, तो दोपहर में कभी कभी ईशा आती थी खोली पे, यानी मैं भी उनके घर पे जाता था चाय पानी को। माँ कसम पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। फोन दे। क्या हो मैडम? फोन दे, देखने दे सरिता का नंबर क्या नाम से सेव किया है। ये क्या है? ये फोटो ईशा ने निकाला था मैडम, उसने सेव किया था फोन में। सरिता को भाभी बुलाता था ना, तो उसका नंबर सिर्फ सरिता नाम से क्यों सेव है? मैडम वो मैडम वो जो बच्ची ने नंबर नोट किया था उसका पता चल गया है, उसका कॉल लोकेशन चाहत बार पता रहा। निकल, और शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझा ना? निकल अभी। मैडम सरिता को तो बारगल से सिंपैथी थी, तो उनके फोन से वो रोएगी क्यों? रानी, ये भी हो सकता है चाहत बार में से कोई बार गर्ल ने नहीं, किसी और ने फोन किया। ये कौन है? क्या नाम है इसका? मैडम इसका नाम खुशबू है, ये विजयनगर में रहती है। क्या ये खुशबू राबिया, सबा और गोल्डी के साथ रहती है? नहीं साहब, पर उसी एरिया में रहती है, अलग रूम लेके। बुलाओ जरा इसे। मैडम ये तो आज काम पे नहीं आई, इसका फोन आया था कि 2-3 दिन काम पे नहीं आएगी। रानी, घर से उठा लाओ इसे, देखते किस बात की छुट्टी मना रही है। 5 सितंबर को शाम 4 बजे तुमने सरिता को फोन किया था? हाँ मैडम, मैं सरिता ताई को फ़ोन की थी। वो मेरे को दूसरा कोली पे शिफ्ट करने का था ना मैडम, इसलिए। और आपको तो मालूम ही है ना, हम जैसे लोगों को कोई भाड़े पे कमरा नहीं देता है, इसीलिए फ़ोन किया था।
और जब फ़ोन किया था तो सरिता ताई थोड़ी परेशान सी लग रही थी। मेरे को ना खोली ढूंढने का है, तो आपका मदद का ज़रूरत पड़ेगा। देख, मैं तेरे से बाद में बात करती है। हाँ, तुम्हारी माँ और बहन कहाँ है? अम्मी तो घर पे होती है और छोटी बहन कॉलेज जाती है। कल तुम काम पर क्यों नहीं गई थी? वो साहब, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम्हारे कान को क्या हुआ है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस। ओढ़नी बाजू लगा जरा। बोलो। वो मैडम उस दिन जरी वाला दुपट्टा पहना था ना, तो इस वजह से अटक गया था, तो थोड़ा सा कट गया है। अब डॉक्टर को दिखा दिया था मैंने, बस 2-4 दिन पट्टी लगेगी और फिर ऐसे पट्टी में मैं बाहर में कैसे नाचेगी मैडम। किस डॉक्टर से करवाई है पट्टी? वो मेरे घर के बाजू में ही है अस्पताल, वहाँ से। रानी, ये खुशबू के घर के पास वाले क्लिनिक से पता करो कि वो वहाँ वाकई गई थी या नहीं गई थी। और हाँ, ये फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट मंगवाओ तुरंत। हो सकता है सरिता के कपड़ों पर उसके खून के अलावा किसी और का भी खून मिले। जगदीश का कहना था कि सरिता के घर से कोई लड़की मुंह ढककर निकली थी। इसका मतलब है वो लड़की खुशबू है? मे बी, क्योंकि उसने जो कान फटने का बहाना किया है उस पर थोड़ा शक हो रहा है मुझे। मैडम, ये रहे सरिता के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक खुशबू का कॉल लगभग 34 सेकंड का था। मतलब खुशबू ने जो हमें कहा वो सही था, और ईशा के मुताबिक कॉल काफी लंबा था। इसका मतलब है रानी, ये सरिता खुशबू के कॉल की वजह से नहीं, बल्कि उसके पहले जो कॉल आई थी उसके वजह से रोई है, क्योंकि ये कॉल कुछ 1-2 मिनट का नहीं, पूरे 12 मिनट का है। और ईशा ने हमें बताया भी था कि सरिता बात करते हुए अंदर चली गई थी। पॉसिबल है कि सरिता ने वो कॉल अंदर जाने के बाद कट किया हो और बाहर आते समय वो खुशबू के साथ बात कर रही हो। ईशा ने वही लंबा कॉल समझकर ये नंबर नोट किया हो। रानी, पता करो खुशबू से पहले किसने कॉल किया था, और मनोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलते ही मुझे बताओ। ओके मैडम। हाँ, पहले मेरी बात तो सुन। ज्यादा घाई मत कर, सुनना। अरे हड़बड़ी किया ना, सब बिगड़ जाएगा। हेलो, अरे सुन। बाबा, आप मेरे लिए दूसरी आई ला रहे हो? मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सरिता का खून दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में हुआ, और सरिता के अलावा उसके कपड़ों पर और किसी का खून नहीं मिला। रिका, मैंने उस हॉस्पिटल में पूछताछ की तो डॉक्टर का कहना है कि खुशबू वहां गई थी पट्टी करवाने के लिए। और उस कॉल के बारे में पता चला जो खुशबू से पहले सरिता को आया था? हाँ मैडम, वो नंबर कोल्हापुर से किसी सर्जेराव देशमुख का था। सर्जेराव देशमुख? मैडम, उसके बाप की मौत की खबर देने के लिए मैंने ही फोन लगाया था, वो भी मौत के 1 दिन बाद। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन मरने की खबर तो देनी थी। आखिर बाप होता तो तिचा, और प्रॉपर्टी के पेपर पे मेरे को साइन भी चाहिए था ना। 17 तारीख को सरिता क्या क्यों गया था तू? जी, मैं नहीं गया था उसके घर। 10 साल हो गया मेरी शादी को, कभी पूछने को नहीं आया जिंदा है कि मर गई, और अब जब काम आया तो साइन लेने को आ गया। हाँ, नहीं करेगी मैं साइन। एक तो खानदान की नाक कटवाई, ऊपर से मेरे को सुना रही है। ये तो मेरी मजबूरी है, वरना। तुम्हारा मजबूरी है, मेरा कोई मजबूरी नहीं करेगी मैं दस्तखत। 10 साल हुआ तेरे को मिलके, अब भी वैसी है, जरा भी चर्बी कम नहीं हुई तेरी। बहुत आकड़ है ना तुझमें, अपने पति को पूछ। देखो, उनका नाम नहीं लेने का बीच में, तुम्हारे घर पे नहीं आते खाने को। कैसे नहीं खाया? पूरा 2 लाख लिया मेरे से तेरा साइन मुझे देने को। झूठ बोलते हो तुम, मेरे को मालूम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैडम, वो सर्जेराव झूठ बोल रहा है। 10 साल से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, अभी मेरे को किधर मिलेगा भी तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाऊंगा। और मैडम, अभी मुझे आपसे मालूम पड़ा कि सरिता का बाप ऑफ हो गया करके। क्यों, सरिता ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया ना मैडम, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं बोली। और मैडम, वो प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, माँ कसम। मैडम, इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई तो एक झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है, ये सर्जेराव ने राजेश को साइन करने के 2 लाख रुपए दिए होंगे? ये राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, सारी बात साफ हो जाएगी। अगर राजेश की एक बार भी सर्जेराव से बात हुई है तो ये राजेश झूठ बोल रहा है, और अगर नहीं हुई है तो सर्जेराव झूठ बोल रहा है।
मैम, मनोज शर्मा का फोन वैसे भी ऑन हुआ है। उठा लो उसे। सर साहब काय को मार रहे हैं मेरे को? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, आज शपथ मैंने कुछ नहीं किया है। सभी लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सच में कुछ नहीं करते ना वैसे पुलिस से भागते नहीं है। सब कौन बना मैं भागा था? मैं दोस्त के शादी में गया था। शादी में गया था कि दहेज में गया था? वहां का होकर रह गया तू? नहीं मैम, दोस्त लोग बोले कि आज रुक जा पार्टी करेंगे, इसीलिए फोन भी बंद रखा था ताकि पुलिस डिस्टर्ब नहीं करे पार्टी में तुझे। नहीं मैडम, वो चार्जर लेना भूल गया था ना, इसलिए फोन स्विच ऑफ हुआ। ये बता, सरिता के साथ झगड़ा हुआ था ना तेरा, और तू ये बोला था कि छोड़ेगा नहीं। यहाँ मातम फैला नहीं तो तू शादी में नाचने गया, हाँ? ताकि पुलिस को शक नहीं हो तुझ पे। नहीं मैडम, वो झगड़ा तो सरिता काकी मरने से पहले हुआ था। मैं वो झगड़ा बिगड़ा सब कुछ भूल गया था, बस वो काकी नहीं भूली थी। वो नहीं भूली थी मतलब मैं वो काकी के दुकान पे गया था 17 तारीख को, ये बताने के लिए वो जिन लड़कियों का साइड लेते ना बार वालियों का, वही उसका घर तोड़ेगी। उसमें से एक उसके पति के साथ मजा करती है। तुझे कैसे पता है सब? मैडम, मैं एक बार लेट नाइट शो देख के घर पे आ रहा था, तभी रिक्शा में से किसी लड़की के हंसी की आवाज आ गई। मैंने जाके देखा तो राजेश काका उसके साथ मस्ती कर रहा था। खुशबू? हाँ साहब, वही बाल गर्ल खुशबू, वही थी वो। मैंने दोस्तों को भी बताया ये बात, उन्होंने मुझे उल्टा बताया कि उन्होंने पहले ही देखा उनको 3-4 बार रात में। साहब आप अभी बताओ कि 1 बजे बार बंद होता है, रात को 3-4 बजे वो राजेश काका के साथ क्या कर रही थी? मैडम, राजेश फरार है। What? गणपति विसर्जन की वजह से मैं पूरी रात उसी के एरिया में ड्यूटी पर था। उस दरमियान लगभग 5 बार मैं उसके घर पर गया। आखिर में सुबह 5 बजे मैं उसके घर पर जाने के बाद देखा, तब तक वो घर पर भी नहीं लौटा था। उसकी बेटी ईशा कहाँ है? वो मनोहर के घर पर है। इसका मतलब सर्जेराव सच बोल रहा था कि राजेश को उसने 2 लाख रुपए देकर साइन किया है। इसी डर की वजह से राजेश भाग गया। रानी, हो सकता है ये खुशबू भी राजेश के साथ भाग गई हो। नहीं मैडम, वो यही है। हमारा कांस्टेबल उसके घर पर तैनात है। उसने बताया कि खुशबू लगभग रात को 1:30 बजे घर पर आई थी, लेकिन राजेश की रिक्शा से नहीं। मैडम, हमारा कांस्टेबल अभी भी खुशबू के घर के बाहर ही है। रानी, ये सब उलझता जा रहा है और इसे सुलझाने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। काम करो रानी, तुम वो क्लिनिक जाओ जहां से खुशबू ने अपना कान सिलवाया था, और वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो का नंबर ढूंढने की कोशिश करो जिससे खुशबू वहां आई थी। ओके मैडम। शिंदे, खुशबू और राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स लेके आओ जल्दी। एक मिनट रुको, इस नंबर पर जरा जूम करना। रिक पे सर, ये नंबर नोट कर लो। जरा। जी साहब। इस लड़की को तूने छोड़ा था? जी हाँ साहब। कहाँ से लिया था उसे? साहब वो विजयनगर से। सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठी थी साहब। मैंने उसको पूछा भी क्या हुआ, तो उसने अपना फटा हुआ कान दिखाया। फिर मैंने अपना रिक्शा भगाया साहब और उसे दवाखाने छोड़ दिया। हमें लेकर चल जहाँ से तूने उसे लिया था। ठीक है साहब। मैम, राजेश और खुशबू के कॉल रिकॉर्ड्स, दोनों के बीच में आउटगोइंग और इनकमिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस एक नंबर पे तो काफी कॉल किए खुशबू ने। पता करो ये नंबर किसका है। यस मैम। एक मिनट रुको, ये खुशबू का घर है क्या? उसने यहीं से रिक्शा ली थी? नहीं साहब, वहां से रिक्शा ली थी, वो उधर से, और वो घर से निकली थी। वो रास्ते में किसी से टकराई भी थी, फिर मेरे को आवाज दी, फिर वहीं से रिक्शा पकड़ी। मैडम, वो नंबर किसी मयंक चौबे के नाम पे रजिस्टर है, और मयंक चौबे और खुशबू इनका एड्रेस भी सेम है। हो सकता है ये दोनों बहनें हो। हाँ राणे, बोला। मैडम, ऑटो ड्राइवर ने कंफर्म किया है कि खुशबू उस दिन सरिता के ही घर से निकली थी, और हमारा कांस्टेबल जो खुशबू के ऊपर नजर रखे हुए था, उसने कहा है कि खुशबू अभी अभी मैटरनिटी क्लिनिक गई है। पता करो वहां क्यों गई है वो।
नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या आपके यहाँ पर कोई खुशबू नाम की लड़की मिलने के लिए आई थी? जी हाँ, आई थी। मैं उसके पेपर देख सकता हूँ? श्योर। वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यहाँ पर बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा है। सर मुझे लगता है उस लड़की की शादी नहीं हुई हो, और अब तो बाप का नाम देना भी जरूरी नहीं है। क्या वो एबॉर्शन करने के लिए आई थी? जी नहीं, रूटीन चेकअप के लिए। क्या ये डांस बार दोपहर में भी चालू रहता है? हाँ साहब, लंच में भी लोगों को भूख लगती है तो आ जाते हैं डांस देखने। अच्छा, ये तुम्हारे बार में एक लड़की काम करती है खुशबू, उसका किसी के साथ लफड़ा है? नहीं साहब, हम में से तो ऐसा किसी को नहीं मालूम। अरे सुनो, यहाँ आओ। ये खुशबू का किसी के साथ लफड़ा है क्या? इन्हें तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोग एक साथ काम करते हो, एक ही बस्ती में रहते हो, तुम्हें तो पता होगा। कैसा मालूम होगा साहब, वो इधर किसी के साथ मिक्स नहीं होती। गोल्डी को मालूम होगा, गोल्डी की और खुशबू की आपस में अच्छी जमती थी। गोल्डी? बुलाओ उसे। साहब वो तो छुट्टी पे है, वो नहीं मिलेगा इधर। हाँ, बोल रहा था कि कोई तो उसका ऑपरेशन होने वाला है। अच्छा, किसी के साथ भी उसका कुछ कांटेक्ट होता है तो उसे बोला पुलिस स्टेशन है, ठीक है? पुलिस के शक की सुई राजेश और खुशबू पर आकर रुक गई थी। इन दोनों के पास ही सरिता चौहान के कत्ल का मकसद था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राजेश और खुशबू का अफेयर था। खुशबू मां बनने वाली थी और इन दोनों को एक होने से रोकने में सिर्फ सरिता ही एक रोड़ा थी। पर जैसे ही राजेश को पता चला कि संजय राव से लिए 2 लाख की भनक पुलिस को लग चुकी है, वो फरार हो गया था। पुलिस की इस थ्योरी में कितना दम था ये कहना मुश्किल था, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा था। पुलिस काका, काका काका, आई भी चली गई, कल से बाबा भी घर पे नहीं आए, कहाँ है वो? बेटा, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। काका आप उनको बता देना कि मैं उनका घर पे इंतजार कर रही हूँ। कैसे कुछ पता चलेगा ना, हम उन्हें जरूर बता देंगे। पुराने मैडम, खुशबू को लेके आओ। साहब क्या क्या खुशबू ने? वो तुम्हें हम अभी नहीं बता सकते। हाँ मैडम, मैं गई थी सरिता ताई से मिलने, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा मैडम। मारने नहीं गई थी तो क्या ये बताने गई थी कि तुम्हारा उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ मैडम, यही बताने गई थी मैं वहां पे, और ये भी कि मैं राजेश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन जब राजेश ने मुझे बोला कि ये बच्चा गिरा दो, तो मैं सरिता ताई के पास ये सोच के गई कि वो मेरे बच्चे को अपना लेगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ताई, ताई, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची मैडम कि ऐसा कुछ होगा करके। तुम्हारा और राजेश का अफेयर था ना? फोन तो करती होगी तुम उससे। कौन से नंबर पर फोन करती थी? 4444144245। इस नंबर पर? ये मेरी बहन महक का नंबर है, फिर राजेश ने ले लिया था, उसके बाद फिर खुद यूज करने लग गया। रानी, महक के नंबर पर राजेश को ट्रेस करो, अभी वो हमें कंफर्म मिलेगा। ओके मैम। मैडम, देखकर तो यही लगता है कि ये प्लान मर्डर नहीं है। किसी ने राजेश को यहाँ पर बुलाया मिलने के लिए और फिर उसे मार डाला। और कुछ एविडेंस? हाँ मैडम, ये राजेश की रिक्शा के पास एक कान की बाली मिली। मैडम, मुझे लगता है कि खुशबू ने राजेश को मारा है। नहीं रानी, सरिता को मारकर खुशबू को फायदा हो सकता है, लेकिन राजेश को मार के कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अपने सब कांस्टेबल 24 घंटे उस पर नजर रखे हुए हैं, वो कैसे और कहाँ यहाँ आके उसका खून करेगी? मैडम, राजेश के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड मेल पर आ गए। ये एक नंबर पे तो राजेश ने पिछले महीने 28 तारीख से लेकर ये महीने की 15 तारीख तक काफी फोन किए।
किसका नंबर है ये? मैडम ये तो सर्जेराव का नंबर है। तो इसका मतलब है राजेश और सर्जेराव के बीच में बात होती थी, तो सर्जेराव सच बोल रहा था, उसने राजेश को 2 लाख रुपए दिए थे। और मैडम सरिता के मर्डर के वक्त इनके घर से चोरी भी हुई थी। रानी, इसका मतलब ये दोनों खून उसी 2 लाख रुपए के लिए हुए हैं। पता करो वो कौन इंसान है जिसको पैसों की इतनी जरूरत है कि उसने उसके लिए 2-2 खून तक कर दिए। यस सर, वो पेशेंट वार्ड नंबर 17 में एडमिट है। साहब आप यहाँ? अब तेरा ऑपरेशन हम करेंगे और तू सोच भी नहीं सकता कि हम तुझे क्या बनाने वाले। रिका में सर क्या सब सर मैं बताती हाँ मैं ही मारी वो राजेश को। वो 1 नंबर का चैप्टर आदमी था, बोले तो धोखेबाज कमीना आदमी। क्या धोखा दिया उसने तुझे? मैडम वो राजेश मेरे को सरिता ताई को मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दिया था। बोला सरिता ताई को मारने के बाद कबाड़ में पैसा रखा होगा, वो ले जाना। गोल्डी, गोल्डी, आई मैं ऊपर हूँ। गोल्डी कहाँ गया? गोल्डी, साहब उधर 1 रुपया नहीं था। मैडम वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं बोली चल आज नहीं तो कल दे ही देगा, कहाँ जाएगा, पर रोज आजकल करके घुमाने लगा। ज्यादा घाई मत कर, अरे हड़बड़ी किया ना सब बिगड़ जाएगा। और फिर वो एक दिन खुशबू आके बोली ये राजेश उसको विरार में खोले दिला रहा है। मेरा अंदर से खून खोल गया। मैडम ज्यादा बकवास मत कर, तेरा पैसा लेके मैं भाग नहीं जा रहा किधर, समझे? मेरा थोड़ा टाइम चाहिए। पर कब देगा? पुलिस मेरे को लेके जाएगी तभी देगा। तू टेंशन मत ले, पुलिस आएगी ना तो खुशबू को लेके जाएगी। खुशबू को कहीं को लेके जाएगी? ये देख, वो शानी आई थी वहां पे जब तू सट्टा के मार के गया ना वहां से, उसके बाद। और पुलिस मेरे पे शक करेगी ना तो मैं बोल देगा कि मेरे को वहीं पड़ा मिला। बहुत ही चैप्टर आदमी निकला रे तू। पर तू ये सोचा कि अगर मैं पुलिस के पास जाके बोली तो? मैं पुलिस का खबरी हूँ, एक बार बोल दिया ना कि सुपारी खुशबू ने दिया था तेरे को, तो तू तो बस गया अंदर। इसलिए मेरे को काम धंधा करने दे, शांति रख, तेरा पैसा मैं दे दूंगा। चल इधर से भाग, निकल। साहब मेरे को सरिता ताई को नहीं मारने का था, मेरे को ऑपरेशन कराना था, पैसे का जरूरत था। मैं बहुत मजबूर हो गई थी साहब, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। राजेश ने क्यों मरवाया सरिता को? राजेश सरिता ताई की रोज झगड़ा मोल लेने की आदत से बहुत परेशान रहता था, और उधर वो खुशबू भी पेट से हो गई थी, दिन रात उसका कान खाती थी। इसलिए राजेश ने सोचा कि सरिता ताई जैसी मुसीबत के साथ रहने से अच्छा है वो खुशबू के साथ रहे। इसलिए सरिता ताई को मारने के लिए मुझे सुपारी दी उसने। उसने सुपारी दी और तूने ले ली। पुलिस को बताने के बजाय जान से मार डाला उसको। उस दिन तो बड़े फिल्मी डायलॉग मार रहा था तू, दिल जज्बात और क्या क्या। उसे जान से मारते वक्त जमीर नहीं रोया तेरा? जिस औरत ने इतना प्यार दिया तुझे, उसे जान से मार डाला। तेरे जैसे इंसान के साथ तो धोखा होना ही चाहिए। धोखे की गुंजाइश वही होती है जहां विश्वास होता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आंख मूंद कर विश्वास करना जरूर गलत है, और इसी गलती की सजा सरिता को भुगतनी पड़ी। उसकी जान एक ऐसे आदमी ने ली जिसे वो बराबरी, प्यार और सम्मान देना चाहती थी। गोल्डी के एक निर्जीव से सपने ने एक सजीव की हत्या कर दी थी। गोल्डी को सरिता और राजेश चौहान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ईशा का अपने पिता के लिए इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने सपनों और अपने लालच के बीच में फर्क करना सीखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
कई बार हमसे जो छूट जाता है हम उसकी मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, और यूं दिशाहीन भटकते हुए जो लोग हमारे पास हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। प्रतिमा, इस तालाब की खासियत पता है? लोगों का कहना है ना कि इसकी अच्छा पतिदेव, अब हनीमून में ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? क्या खाओगी? मक्का। हीरा, हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेके आ। हो आई, लाती हूँ मैं। आई आई, मैं भी चलूंगा पानी भरने। दादी, 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 वो हैंडपंप पे देखो क्या क्या है। आज हम देखती हूँ। ताला लगा है। पानी चाहिए क्या? हाँ, ले ले पानी ले ले। हाँ ले। नागड़ा, नागड़ा, ताला तोड़ने के लिए कुछ लेके आओ। अरे खेत, रसोई सब कुछ तो ले लिया तूने। अभी जो हैंडपंप बचा है वो तो हमारे लिए छोड़ दे। खड़ा होके मुंह क्या देख रहा है? तोड़। पंकज भाऊ, मौत ना वक्त देखती है ना जगह, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन जब मौत आती नहीं, दे दी जाती है, तो उसकी जगह, वक्त और वजह तीनों इंसान तय करता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने पंकज और प्रतिमा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और क्या वजह थी इस हत्याकांड की? कोई आपसी रंजिश, कोई हादसा, या फिर एक सोची समझी चाल? आई, बहुत देर हो गया, अंदर जाओ टीवी देखने। नहीं नहीं बेटा, दादी ने मना किया ना अंदर जाने के लिए। मैं किचन में जा रही हूँ, तू ना गेहूं के पास रुक। बारिश आए तो मुझे बता देना, ठीक है? नकुल बेटा, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? गेहूं का धान रख रहा हूँ। अरे तुझे तो टीवी देखने को पसंद है ना? हाँ, जा ना अंदर, जा टीवी देख, मैं इधर खड़ी रहती। आई ने मना किया है। अरे कुछ नहीं रे, मैं बोल दूंगी तेरी आई को। हाँ, चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय ऋक्षा नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः ऋक्षा नमः। पूजा बंद करो पूजा। बाबा रुक जाइए ना, बाबा रुक जाइए। बेटे से गलती हुई, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। कोई फायदा नहीं, सब भंग हो गया। आज का मुहूर्त खत्म, मैं अगले मुहूर्त पे आऊंगा। बाबा, बाबा, तू हाँ क्यों आया? तू क्यों आया? तुझे बोला था ना अंदर नहीं आना। जाने दो ना, आई बच्चा है, तू अंदर क्यों आया? हाँ मना किया था ना, तू जा जा जा। आई, क्यों कर रही है तू ये सब? क्यों? तुझे पता नहीं क्यों कर रही है? पता है, जानती हूँ मैं, तुम पंकज के कातिल को पकड़ने के लिए ये सब तंत्र मंत्र कर रही हो। लेकिन आई मैं बोलती हूँ, तू एक बार पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? 3 महीने हो गए, मेरा बेटा और बहू मर गई। ढूंढ पाई उनके कातिलों को? हाँ, क्या कुछ? अब मैं ढूंढूंगी, समझी? ये बाबा है ना, वो ढूंढ निकालेंगे उनके नाम। वो बताएंगे मुझे
कि किसने मारा मेरे बेटे को और मेरे बहू को। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, मैं उनका कलेजा निकाल लूंगी, उनकी गर्दन काट कर देवी मां को भोग चढ़ाऊंगी। तब मुझे जाके शांति मिलेगी, तब मुझे शांति मिलेगी। अरे 1000 रुपए से मुंह में फेंक के मारूंगा, पता तेरे 1000 रुपए मांग रहा प्रकाश को। अरे ऐसा वैसा समझेगा मेरे को है वो। संभल के। पैसे मांग रहा है मेरे को अच्छे से। पैसे नागरा, इसे उठाकर अंदर ला। बेवड़ा पीना है, बेवड़ा पीना है। आई बस करना, जाओ देना, वो वैसे भी होश में नहीं है। निकम्मा कहीं का, मेरा गलत बेटा मर गया। अगर भगवान तुझे उठा लेता ना तो ज्यादा अच्छा होता, समझा? अरे वाह मंटू भाव, खूप छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। अरे नागड़ा, एकदम चकाचक कपड़े पहन के कहाँ निकल रहा है तू? हैं? नागड़ा शादी मना रहा है। क्या बोला? शादी मना रहा है? अबे तेरे को मालूम है हम तेरे को नागड़ा क्यों बोलते? बचपन में खेत में हमको तू नंगा मिला था, नंगा, तब से हम तेरे को नागड़ा बोलते हैं। तेरे को शादी करना है तो तेरे लिए भी फिर नागड़ा की नागड़ी लाना पड़ेगा हमको। नागड़ी दुल्हन लानी पड़ेगी तेरे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत है ना। अरे इसको तो इसकी जैसी लड़की लानी पड़ेगी। नागड़ा जैसा भी है पर तेरे जैसा बेवड़ा तो नहीं है। क्या बोला? अरे काई नहीं, जाओ दे ना। अरे क्या कर रहा, छोड़ो। बेवड़ा तो बेवड़ा ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? हाँ, दिन भर खराटे मारते रहता है। जो कुछ करना है मुझे करना पड़ता है, अकेली को। हाँ, चलो बाहर आके देखो कल रात में मैंने क्या करके रखा है। आजा जरा देख। हाँ, इसकी तो मैंने बैंड बजा के रखी है अभी। ये क्या लगा के रखा है रात के रात में? हाँ, हिम्मत नहीं किसी हाथ लगाने की। तू तो नरक में जाएगी। अरे तेरे को मालूम पड़ा पंकज को किसने मारा? मालूम पड़ा तेरे को? अरे जिस दिन पता चलेगा ना, तेरी ये काली जबान खींच के काट डालूंगी। जा लेके जा, तेरे आगे बड़ा है। जब देखो झगड़ा करती रहती है। जाओ देना, आई वो तो है ही ऐसे ही मच मच करती रहती है। तू बैठ जा, शांत हो जा। पंकज के लिए कोई कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर। आई मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ फायदा है चिल्लाने का? देख कल इंदु ताई और तिलक भाऊजी आ रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है? जा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जवाब दे मुझे, मेरे सवाल का जवाब दे। तेरा बेटा और बहू का खूनी कौन है? मुझे नाम बता दे देवी, मुझे नाम बता दे। मैं देगी, जो बलि चाहिए वो मैं दे दूंगी। बस 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 बस। अरे भाजी नमस्ते। और कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। इंदु संभाल के। या आओ। सुखीरा कैसी हो? अरे राहु दे आ गई अपनी आई की याद। मेरे बच्चे आ गई आई की याद, और ये यहीं रहेगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आपके साथ। सच? हाँ। भाजी हाँ, ये गाड़ी मस्त है आपकी, एक चक्कर मार के लेके आओ। चल। ओ भाऊ या ना बाहर आओ ना, आ जाओ। क्या चल रहा है? आ जाओ। हाँ, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो, चाय नाश्ता होने दो। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, निकम्मा कहीं का। आई अरे जावई बाबू या ना तुम्ही, आज चला
ये बेटा। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? संभाल के चलना। अरे रहने दो ना, वो लेके आएगी। चलो। आई, ये दीवार वो बाहर का कचरा है ना, वो अंदर ना है, इसलिए आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। आइए चल अंदर। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो नकुल? मैं MTS खालसा हाई स्कूल। हाँ, अरे वाह। और सब क्या? रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये गंदा पानी है। तेरी हाँ, ये सारी तेरी करतूत है ना? तेरी करतूत है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर में बैठे बैठे तुझे छोड़ो हाँ, अरे परेशान करके रखा है। हाँ, तू ये हैंडपंप के चक्कर में पड़ी है। तू चिंता मत कर, तू नलके का जमाना आ गया, मैं लगवा दूंगा नल का, चिंता मत करो, इतना गुस्सा नहीं करते। इंदु संभाल। क्या जरूरत थी बाहर दिखावा करने की? अगर आई ने सच में नलका लगवाने के लिए कह दिया तो कहां से पैसा लेकर आएंगे आप? अरे मैं तेरी आई के सामने फेंक रहा था। तू ये सब छोड़, हमारे लिए जरूरी है वो पेपर पे साइन करवाना, बस तू साइन करवा ले। हाँ हाँ करवा लूंगी। तो बस पेपर पे साइन करवा ले, फिर मैं 2 दिन बाद आके तुझे ले जाऊंगा। बाय। पद्मा के एक बेटे की मौत हो चुकी थी, दूसरा शराबी और एक बेटी इंदु। और इंदु घर आई भी तो अपने साथ एक खुदगर्ज मकसद लेकर। पड़ोस में जेठ का परिवार, उससे भी 36 का आंकड़ा। अजीब सा था यह परिवार। हर शख्स यहाँ किसी गलत रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा था। पर अफसोस की बात है कि कोई ये नहीं समझता कि गलत रास्ते पर चलकर सही अंजाम कभी नहीं मिल सकता। और कभी कभी तो मुसीबत कम होने की बजाय एक बड़ा और भयानक रूप ले लेती है। आई 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 इंदु ताई आई कुठे गेलीस? मंटू भाऊ, आई और इंदु ताई को देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले। आई हो आई हो आई इंदु ताई, तो नहीं गई। आई अरे क्या आई चिल्ला रही तू? मेरे लिए चाय बना। ए हीरा सुन। मंटू भाव, तुम जरा खेत में आए और इंदु दीदी को देख के आओ। हाँ? मैं गांव में देख के आती हूँ, जल्दी करो। आई मंटू भाव, हे मंटू भाव, आई मिली क्या? टीवी देखते रहोगे, आई को ढूंढोगे भी नहीं? ए हीरा, तू काय को टेंशन ले रही है? हाँ? आई है वो, आई को कुछ नहीं हो सकता। एक काम कर, मेरे को और वो नकुल को सुबह से बहुत भूख लगी है, पोहे बनाओ जा। जो खाना है ना खुद ही बना लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मंटू भाव चला, लो कर करा। आखिरी बार कब देखा था आई को? कल रात को हम सब साथ में खाना खाए, सुबह में उठे तो देखी वो दोनों घर में नहीं है साहिब। हमने पूरा गांव ढूंढ लिया और इंदु अपना फोन भी घर पे भूल गए साहिब। ये कौन? हमारे लिए काम करता है साहब, मंटू भाव। साहब आई बिना बताए कहीं नहीं जा सकती साहब, जा ही नहीं सकती वो। जा ही नहीं सकती मतलब? उनको पता है आई के बिना हमारा घर नहीं चलता, चल ही नहीं सकता ऐसा है। मैं सोचा आई और इंदु गांव में गई होंगी कहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लिया साहब। पद्मा जा कहाँ सकती है? आई है साहब, उसका राज चलता है घर में, हमारी पूछने की हिम्मत कहाँ उसको। ये घर के बीच में दीवार नहीं बनाई है? वो बाबा मरने के बाद बंटवारा हुआ,
तब से जमती नहीं उन लोगों से हमारी, इसीलिए आई ने वो दीवार खड़ी कर दी। वैसे हमारे काका है वो। गलती हुआ मेरे से जो मैं उसको इधर गांव में छोड़ के गया। और आप लोग जरा अपना स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। मेरा पहुंचना बहुत ऊपर तक है। हरीश सावंत का बेटा हूं मैं, हरीश सावंत का। समझ में आया? देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे कुछ खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी आप जाइए, जाइए। सर, हरीश सावंत 2 बार विधायक रह चुके हैं, काफी बड़ा नाम है उनका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं विधायक की बहू सोचकर इंदू को किडनैप कर लिया हो? पर बेटी के साथ मां भी तो गायब है राजेश, दोनों को। वो भी घर से किडनैप करने की वजह तो होनी चाहिए। वैसे सर, दुश्मन भी तो घर के अंदर ही थे। वो दीवार की उस तरफ प्रकाश ने बोला तो था उनसे बनती नहीं है। कुछ मत पूछो साहब, मोतीलाल के मरने के बाद सब कुछ बटा, घर, पैसा, खेत सब बटा, लेकिन ये मनुष हैंडपंप को नहीं बांट पाए। लड़ाई तो रोज होती रहती थी साहब। और देखिए ना, ये जबरदस्ती पद्मा ने ये इधर दीवार बना दी। पद्मा के बारे में ना हमको कुछ नहीं मालूम, किधर जाती है, क्या करती है, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन वो तंत्र मंत्र रोज करती रहती है। अच्छा, तुम्हारी सास ये सब तंत्र मंत्र कर रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? वो सब मैंने सोचा था कि कब से कर रही थी? साहब, जब मेरे देवर पंकज और भाभी की मौत हो गई ना, उसके बाद से आई ने ये सब चालू कर दिया था। साहब, मैं बोलता हूँ आई का भेजा सटक गया होगा, भाग गई कहीं पर। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो इंदु ताई का क्या, वो तो पेट से भी थी। आई उसकी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालेंगे साहब। सर, आसपास के किसी गांव में इंदू और पद्मा को नहीं देखा गया। कोई 150 लोगों से पूछताछ की हमने। राजेश, मुझे कल से एक बात खटक रही है। ये प्रकाश थोड़ा अजीब सा आदमी है। घर से एक नहीं 2 लोग गायब है। उसकी माँ गायब है, उसकी बहन गायब है। ना तो ये हमारे पास कंप्लेंट लिखवाने आया है, और अगर उसकी माँ के बारे में पूछो तो ऊपर टांग बकता है। इस प्रकाश के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, और लोनावला पुलिस स्टेशन से ये भी पता करो कि पंकज और प्रतिमा के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। सर, अरे नमस्ते साहब, तुम्ही इकडे कैसे? कोई बोल रहा था आई से तेरी बनती नहीं, डंडे से मारती है तेरे को, तुझसे खुश नहीं है? उस घर में ना मैं एकदम काले धब्बे जैसा हूँ, नालायक बेटा। वो जो मर गया ना पंकज, वो आई का लायक बेटा था। मालूम है आई क्या बोलती है? गलत बेटा मर गया मेरा। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया या मार दिया? अरे देवा, वो तो पंकज के कातिल को ढूंढ रहे साहब। राम राम। इस पर नजर रखो। चल। आई और इंदु की कोई खबर? पति कहाँ है तुम्हारा? वो तो सुबह से निकल गए घर से। क्यों, क्या हुआ साहब? हमारे एक कांस्टेबल ने उसे 4 बजे आखिरी बार देखा था, उसके बाद से वो गायब है। पुलिस का अनुमान था कि प्रकाश ही इंदु और पद्मा के गायब होने की वजह है, लेकिन इससे पहले कि अनुमान सिद्ध हो पाता,
एक और अपराध की घटना पुलिस के सामने आई। सर, प्रकाश की गाड़ी सुरजागढ़ के पास एक वीरान जंगल में खड़ी है। सर, और कुछ मिला आसपास? नहीं सर, पास में एक घर है, उसमें भी ताला पड़ा है। सर ये घर, ये तोड़ो ताला। सर। अरे क्या हो गया रे बेटा? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रकाश के बॉडी पर एक चोट गर्दन के पास और दूसरी सर के पीछे मिली है। बाकी छोटी मोटी इंजुरीज के अलावा बॉडी पर काफी सारे जादू टोने के निशान है। लेकिन सर, सर पर चोट लगने की वजह से ही मौत हुई है। पद्मा तंत्र मंत्र और काले जादू में शामिल थी, इतना तो तय है। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि पद्मा विक्टिम ना हो और खुद से गायब हुई हो और अपने बड़े बेटे पे जादू टोना करके अपने छोटे बेटे की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सर, फिर प्रकाश को क्यों मार दिया उसने? अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि कौन सी मां देगी? अगर पद्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर, एक बाबा का पता चला है जो पद्मा की इस जादू टोने में मदद करता था। लेके आओ उसे। सर। क्या करवा रहा था तू पद्मा से? कहाँ गायब किया उसको? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो उससे लेना देना ही खत्म हो गया साहब। साहब वो खुद ही मेरे पास आई थी साहब, वो खुद ही बोली मेरे बेटे के कातिल का पता लगाना है साहब। साहब माँ कसम साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उससे पैसे हट लिए साहब। पर वो एक रोज ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लो, इसे काटो, इसमें से लाल रंग निकलेगा, फिर होगी तुम्हारे बेटे की आत्मा से बात। मगर इसके लिए तुम्हें 5000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना होगा। लो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मैं अभी आता हूं। तूने नींबू में रंग नहीं मिलाया, कचरा कर दिया। अच्छा खासा मौका था मेरे पास आज 5000 रुपए कमाने का। अब दोबारा वापिस जाकर बात संभालनी होगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। किसको बुद्धू बना रहा है? हाँ, पैसा इतने रहा, मेरी भावना से चल रहा है, मेरी हाँ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एक काम करो, आसपास के सारे बाबा और मंदिरों का पता लगाओ। पूछो पद्मा को पिछले कुछ दिनों में किसी ने इधर देखा है क्या? ये जादू टोने की सामग्री उसने कहीं से तो ली होगी। और पद्मा के परिवार पे नजर रखो। 2 लोग गायब हो चुके हैं और 3 मारे जा चुके हैं। पता नहीं अब आगे और क्या होगा। सर, कौन है तू? मेरा बेटा है साहब, मेरा अपना बच्चा। हाँ। छुपके क्यों मिल रही थी अपने बेटे से? साहब, वो आई नहीं बोला था किसी के सामने नहीं आने को। क्यों? उसका पहले से दूसरे थाने में कोई केस चल रहा है, तो मैं सोची आपके सामने आएगा तो खाली पीले आप लोग शक करेंगे, इसलिए चुपके से अकेले में मिल रही थी साहब। सर, ये शोभित अपने कॉलेज में जाना माना गुंडा है, 4 साल से फेल हो रहा है। कॉलेज वो सिर्फ गुंडागर्दी करने जाता है। सर, कॉलेज भी उसी एरिया में है
जहां पंकज और उसके वाइफ की मौत हुई। और सर मैंने ये भी पता किया, पंकज प्रतिमा मर्डर केस में अभी तक लोनावाला पुलिस को कोई खास एविडेंस नहीं मिला है। कहीं पंकज की मौत के केस के साथ इस केस का कोई कनेक्शन तो नहीं? हो सकता है कि शोभित पंकज के मर्डर में इन्वॉल्व हो और पद्मा या प्रकाश को इस बात का पता चल गया और इसने उन्हें चुप करा दिया। इस लड़के का मुंह खुलवा। माजी भाई को कुटे आए, कहाँ है मेरी बीवी? तुम लोग यहाँ बैठ के क्या झक मार दे रहे हो? आवाज नीचे। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरी इंदू नहीं मिली ना तो यहाँ मैं कलेक्टर के साथ आएगा, कलेक्टर के साथ। मंटू भाव, ओ मंटू भाव जल्दी आओ, भीग जाएगा ये। मंटू भाव कुटे गेली। मंटू भाव मैं उठा देता हूँ। अरे उठाओ। मुझे बताओ कि इतना सब झगड़े के बाद क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब किराया इकट्ठा करना है, खेत देखना है, फसल देखनी है। अकेली लड़की कैसे कर पाओगी ये सब? और अकेली विधवा इस गांव में कैसे रह पाओगी? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी 1-2 दिन में आई वापस आ ही जाएगी। अब तक तो आई नहीं। बोल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहू को नहीं मारा है। वैसे भी मैं गांव के लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ, पर मैं बहू को मारने वाला तो आपको पहुंचा सकता हूँ। मैं उस एरिया के सारे सुपारी किलर को जानता हूँ, उन्हीं में से बहू को किसी ने मारा होगा। नाम बोल। ध्यान से देख लो इस फोटो को। तुम लोगों में से किसी ने इसकी सुपारी ली थी? हाँ? नहीं साहब, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तूने? नहीं साहब, मैंने भी कोई सुपारी नहीं ली। तू? नहीं साहब, अपन ने इसका शकल पहली बार देखा सर। साहब मैंने सुपारी लिया था साहब। वो मैं जानता हूँ। सुपारी दी किसने थी? बात क्या है? कलेक्टर को लाने वाला था ना 24 घंटे में। अब देखता हूँ मर्डर के चार्ज से तुझे कौन बचाता है। तूने पंकज की सुपारी दी ना? मैंने दी थी पंकज और उसकी बीवी की नाम की सुपारी। क्यों? आप सिर्फ हम नाम के अमीर थे। हमारे पास एक्चुअल में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो भी था वो सब गिरवी रखा हुआ था। सोचा था कि इंदू से शादी करके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। पंकज, इंदू, पद्मा, इन तीनों के नाम पे एक बड़ा प्लॉट है। प्रकाश तो पहले ही बेवड़ा था। बाबा मोतीलाल ने अधिकतर जमीनें इन तीनों के नाम पे कर दी थी। मुझे वो प्लॉट चाहिए था किसी भी कीमत में। प्रकाश साइन करने के लिए तैयार नहीं था। पद्मा और इंदू से तो मैं साइन करवा लेता, इसलिए मैंने पंकज को पंकज भाऊ, मैंने सोचा था कि पद्मा को किसी तरह समझा लूंगा, और पंकज के मरते ही मैंने अपनी बीवी से कहा कि आई से बात कर ले और पंकज की जमीन अपने नाम लिखवा ले। प्रकाश को क्यों मारा? प्रकाश को नहीं मारा मैंने। सर, प्रकाश को नहीं मारा। उसके मरने या गायब होने से मुझे क्या लेना देना? मुझे कोई फायदा नहीं होता। मैं क्यों मारूंगा उसे सर? पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर तिलक ने प्रकाश को नहीं मारा था तो किसने मारा था? पद्मा और इंदु को किसने गायब किया था? और अगर पद्मा इन सब के पीछे थी तो क्या एक मां अपनी बेटी और बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? पुलिस सभी मंदिरों और बाबाओं की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और तभी अचानक एक बार फिर खुदगर्जी और लालच सुराग की शक्ल में सामने आए। मंटू भाव! मंटू भाव!
हाँ हाँ साहब मैं तो उसे सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं तो चाहता था कि डर के मारे वो अपनी जमीन की भागीदारी मेरे हाथ में दे दे, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि वो साला नागड़ा मेरे को इतना मारेगा। देखो साहब कितना मार रहा है, देखो मार डालना था जैसे मार रहा था। देखो साहब देखो। राजेश, प्रकाश के पोस्टमार्टम की फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। सर। जो कि बार बार एक ही जगह पूरी ताकत से किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह नागड़ा ने चरणलाल पे हमला किया। हिस्ट्री निकालो इस नागड़ा की। यस सर। सर मैंने नागड़ा की पूरी हिस्ट्री निकाली। प्रकाश उसे बहुत मारता था, लेकिन पद्मा और इंदु के गायब होने से इसका क्या कनेक्शन है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस रात वो दोनों गायब हुई नागड़ा घर पे था ही नहीं, वो खेत में काम कर रहा था। रात को नागड़ा खेत में क्या काम कर रहा था? सर ये यहां से लेके वहां तक ये पूरा पद्मा का खेत है। ये देख रहे हो, बाकी के खेत के मुकाबले इस हिस्से की फसल छोटी है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। पता करो यहाँ बुआई कब हुई थी? सर अरे इकडे अरे सर जिस रात को पद्मा गायब हुई उसके कुछ दिन पहले ही पूरे खेत की बुआई हो चुकी थी। सर तो फिर रात को नागड़ा खेतों में क्या काम कर रहा था? नागड़ा रात को खेत में काम नहीं, कुछ और ही कर रहा था। यहाँ की खुदाई कर रहा हूँ। साहब नाम ले। सर क्यों मारा अपनी मालकिन को? मार! क्यों मारा? नागड़ा को मालकिन ने बोला तो मारा। क्या बकता है? पद्मा ने खुद बोला तुझे उसे मारने के लिए। नागड़ा की मालकिन तो पद्मा नहीं है, नागड़ा की मालकिन तो हम लोग जा कर रहे हैं। कब बस यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। चल चल खेल खत्म। नागड़ा को अपनी तरफ कैसे किया तुमने? बहुत आसान है साहिब, आप उससे कुछ भी करा सकते हो, बस उसको अपने असली नाम से पुकार के। अरे वाह मंटू भाव, खूब छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। हीरा नागड़ा को मंटू भाव बोलती थी, कभी नागड़ा नहीं बोला, नागड़ा का मजाक भी नहीं उड़ाया। प्रकाश नागड़ा को पीटता था और पद्मा देखती थी। हीरा नागड़ा को भाव बोलती थी, दिल से मानती थी। हीरा ने नागड़ा की शादी का भी वादा किया था। मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत। तो जो हीरा ने बोला नागड़ा ने किया। मारा क्यों? जमीन जायदाद के लिए? नहीं साहिब, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए था। फिर? मेरी जिंदगी उसकी मुट्ठी में कैद थी साहिब, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। पहले भी मतलब?
तिलक की शादी के लिए जब लड़कियां देखी जा रही थी तो मुझसे भी मिला था। और वो मुझे पसंद था, पर तिलक इंदु से भी मिला। और उधर पद्मा मेरे घर आए अपने बेटे प्रकाश का रिश्ता लेकर, ये जानते हुए भी कि उसका बेटा एक नंबर का शराबी और निकम्मा है। तिलक की फैमिली की बुराई कर करके उसने मेरी और तिलक की शादी तोड़वाई और अपने पियक्कड़ निकम्मे बेटे के साथ मेरी शादी करवाई। और उधर इंदु और तिलक की शादी करवाई। और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आई, उस जमीन पर मेरा भी तो हिस्सा है ना। यहाँ मैं कौन सी दौर से गुजर रही हूँ तुझे पता है ना। पर आई, मेरा बेटा गुजर गया है और तुझे अपने हक की पड़ी है। मुझे मालूम है ये तू सब किसके कहने पर बोल रही है। तेरे पति ने बोला ना तुझे, हाँ बोल, लेकिन ये मत भूल तिलक से तेरी शादी मेरी वजह से हुई है, नहीं तो उसकी शादी हीरा से होने वाली थी। भूल गई तो ये हिस्से विस्से की बात फिर से मत करना। जब वक्त आएगा मैं खुद दे दूंगी। इस बात का फिर से कोई जिक्र मत करना। हीरा सुन लेगी तो बवाल मच जाएगा, समझी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया मैं इन दोनों से बदला जरूर लूंगी। आई कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। हर वक्त वही जिद, पंकज के कातिल को पकड़ना है। मैंने भी उसका फायदा उठाया। उसे बोला एक शक्तिशाली तांत्रिक है जो आत्माओं से बात कर सकता है। तांत्रिक पर आई का विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने पहले से ही घर की कुछ बातें उस तांत्रिक को बता के रखी थी। थोड़े समय में ही उस तांत्रिक ने आई को अपनी बातों में फांस लिया था। कातिलों का पता चल जाएगा, पर एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो आजन्मी है। ला पाएगी? हाँ, कोशिश करूंगी। तेरी बेटी बिंदु के पेट में बच्चा है, ला पाएगी उसको? आई, पंकज के कातिल को ढूंढने में तो अगर मेरी मदद करेगी तो सारा पैसा और जमीन तेरे नाम कर दूंगी, समझी। मेरे कहने के मुताबिक तांत्रिक ने आई और इंदु को खेत में बुलाया पंकज की आत्मा से बात करने के लिए। लेकिन मैं उन लोगों से पहले ही पहुंच गई थी खेत में तैयारी करने के लिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। पीस को को मैंने इसलिए मारा ताकि इस घटिया जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल सके। और ये तंत्र मंत्र का नाटक तुमने इसलिए रचा ताकि हम गुमराह हो जाए और हमारा शक पद्मा पे रहे। तुमने सोचा होगा कि पद्मा की लाश तक तो पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन गुमराह हम नहीं, गुमराह तुम हुई। ये तुम्हारी गलतफहमी है अगर तुम सोचती हो कि तिलक बहुत अच्छा लड़का है। पंकज का कत्ल तिलक ने करवाया और उसके पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई संपत्ति, जो है सब दिखावा है। मीरा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कभी सोचा है
तुम्हारे बेटे का क्या? कैसे जिएगा वो तुम्हारे बिना? पद्मा ने अपने मरे हुए बेटे के कातिलों को तलाशने की लालसा में अंधविश्वास का सहारा लिया, जिसका फायदा उठाया बदले की आग में जल रही हीरा ने। अगर उन दोनों ने ही अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर अपने आसपास के लोगों को महत्व दिया होता तो आज शायद सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि प्रकाश भी उनके साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।